जी डॉक्टर नुमान। वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि काइंडली एलेबोरेट कर दें वॉल्यूम कंट्रोल मोड में और प्रेशर सपोर्ट मोड में हम इनकी क्या रिकमेंडेशन है, लाइक पेशेंट की क्या कंडीशन होगी तो हम किससे रखेंगे? ये लंग्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है या पेशेंट की प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अकॉर्डिंग वेरी करता है? ठीक है, आपका क्वेश्चन मोड से रिलेटेड है जी कि वॉल्यूम कंट्रोल मोड कब यूज करेंगे और प्रेशर कंट्रोल मोड, ये क्वेश्चन है आपका। तो बेसिकली ये कि दोनों मोड्स हर तरह के सर्कमस्टांसेस में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कि कोशिश हम करते हैं कि जो लेस देन 1 ईयर होते हैं बच्चे, छोटे 1 साल से छोटे बच्चे हैं, उनको हम प्रेशर कंट्रोल मोड प्रेफर करते हैं। और जो प्रीवियसली ये था कि प्रेशर कंट्रोल मोड जो है वो लेस देन 1 ईयर पे ज़्यादा अच्छा है और मोर देन 1 ईयर पे वॉल्यूम कंट्रोल ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब जो फर्दर स्टडीज आ रही हैं मोड्स के बारे में, तो अब वो कह रहे हैं कि जो वॉल्यूम कंट्रोल जो है वो हर एक ग्रुप में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो हम मोड मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप उसको प्ले कितना अच्छा करते हैं। कोई भी मोड हो, वॉल्यूम कंट्रोल हो या प्रेशर कंट्रोल हो, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है। ठीक है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है कि आप उसको इनिशिएट वॉल्यूम कंट्रोल से करें या प्रेशर कंट्रोल से करें। बेसिकली आपने अगर वॉल्यूम सेट किया है तो प्रेशर आपने एडजस्ट करना है, अचीव करना है। तो अगर आपने प्रेशर सेट किया है तो वॉल्यूम आपने अचीव करना है। बेसिकली आप जो अचीव करना चाह रहे हैं वो जितना टाइडल वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है वो ठीक हो, रेस्पिरेटरी रेट ठीक हो और मिनट वेंटिलेशन हमारी कंट्रोल में रहे। बेसिक गोल हमारा ये है। तो हमने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स हैं लेस देन 1 ईयर, उसमें अगर हम प्रेशर कंट्रोल की सेटिंग्स दें तो हम टाइडल वॉल्यूम को और मिनट वेंटिलेशन को ज़्यादा अच्छा मैनेज कर सकते हैं। और जैसे बच्चा बड़ा आ जाता है, 1 साल से बड़ा बच्चा, 2 3 साल 4 साल का, तो उसमें हम ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वॉल्यूम मोड पे। तो जो है वो ये डिफरेंस है। अदरवाइज अब जो न्यू नेट्स में भी इवन स्टडीज आ रही हैं, वहां पे भी ये है कि आप वॉल्यूम कंट्रोल को इनिशिएट कर सकते हैं। फिर लास्ट टाइम हम सेफ्टी मोड्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो अब जो नए वेंटिलेटर्स आ रहे हैं इसके अंदर ड्यूअल मोड है। ड्यूअल मोड का मतलब ये है कि आपने सेट किया प्रेशर कंट्रोल, तो प्रेशर कंट्रोल में आप प्रेशर सेट करेंगे और वो मतलब 20 प्रेशर सेट किया है तो वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम डिलीवर करेगा। अब अगर प्रेशर आपने दिया था 20 और लंग स्टिफ थे, आपने प्रेशर 20 दिया, साथ ही आपने सरफेक्टेंट भी दे दिया, पेशेंट बेहतर हो गया। जब पेशेंट बेहतर हुआ तो उसी 20 प्रेशर ने टाइडल वॉल्यूम अगर 20 दे रहा था तो अब 30 देना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि थोड़े प्रेशर ने अब वॉल्यूम ज्यादा देना शुरू कर दिया। तो हमें खतरा इसका ये है कि वॉल्यूम ज्यादा अगर जाएगा अब तो निमोथोरैक्स हो सकता है। तो अब इसके लिए ड्यूअल मोड ये है कि हम वॉल्यूम गारंटी कर दें। मसलन हम प्रेशर 20 रहने दें, लेकिन हम पीछे एक ड्यूअल मोड में सेट कर दें कि अगर इसकी लंग रेजिस्टेंस कम हो जाए, लंग बेहतर भी हो जाए, तो वॉल्यूम जो है हमारा 20 या 25 से एक्सीड ना करे। तो उसमें लंग्स जितना भी बेहतर हो जाएगा, हमने प्रेशर 20 सेट किया हुआ है, तो वो टाइडल वॉल्यूम अगर जो हमारा टारगेट टाइडल वॉल्यूम है उससे ऊपर नहीं जाने देगा। उसके प्रेशर को ऑटोमेटिकली वेंटिलेटर, हमने बेशक 20 सेट किया हुआ है, वो 15 डिलीवर करेगा। तो ये ड्यूअल मोड का बेनिफिट है अब, प्रेशर कंट्रोल और साथ वॉल्यूम गारंटी। अनलिमिटेड नहीं जाने देते हम वॉल्यूम को। तो अब दोनों अब तो मोड्स का लिस्ट भी है। सर इसमें ये चीज नहीं आ सकती कि अगर लंग में फ्लूइड है, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एडिमा या प्लूरल इफ्यूजन है, तो वॉल्यूम अगर हम डिलीवर करेंगे फिक्स तो उससे वॉल्यूम ट्रॉमा के चांसेस हो जाएंगे, निमोथोरैक्स या कुछ इस तरह की हो सकती है। तो इसमें हम प्रेशर सपोर्ट को फेवर करेंगे या वॉल्यूम कंट्रोल? पल्मोनरी एडिमा में सर पल्मोनरी एडिमा और प्लूरल इफ्यूजन है, इसमें लंग्स जो है वो प्रॉपर एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो अगर हम फिक्स टाइडल वॉल्यूम दे रहे हैं तो लंग्स तो एक्सपेंड नहीं कर सकेंगे प्रॉपर, तो इसमें वॉल्यूम ट्रॉमा के चांसेस नहीं हो जाएंगे। तो इसमें फिर वॉल्यूम मोड में क्या इशू होगा? अगर हम वॉल्यूम मोड ही पे ही इसको रखें तो वॉल्यूम मोड में भी इसमें आप उसको दोनों मोड से बेसिकली मैनेज कर सकते हैं। वॉल्यूम ट्रॉमा कब होगा? जब हम वॉल्यूम एक लिमिट से ज्यादा जाएगा, जितना उसको रिक्वायर्ड है इन्फ्लेट करने के लिए, अगर उससे ज्यादा वॉल्यूम जाएगा या प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा जाएगा
तो प्रेशर की वजह से भी जो ट्रॉमा होगा, जो जिसको कहते हैं बेरोट्रॉमा, बेरोट्रॉमा जो है वो प्रेशर की वजह से होगा, और वॉल्यूम ट्रॉमा जो है वो ज्यादा एक्सेसिव टाइडल वॉल्यूम में स्ट्रेचिंग ऑफ एल्वेलाई की वजह से जो है वो वॉल्यूम ट्रॉमा होगा। तो अगर हम ड्यूअल मोड यूज कर रहे हैं तो हम बेशक प्रेशर सेट करें या वॉल्यूम सेट करें, हम जो वैल्यूज डिलीवर हो रही हैं पेशेंट को वो तो हम विद इन कंट्रोल्ड वैल्यू हम रख सकते हैं। तो हमें तो कोई खतरा नहीं है इन चीजों का उसमें, जो भी मोड आप रखें। ठीक है सर। तो इसका मतलब है कि आज लॉन्ग एज हमारा बेसिकली टाइटल वॉल्यूम ठीक बन रहा है, हम दोनों में से कोई भी मोड रख सकते हैं। मैं आपको देता हूँ कि आपने एक ऊपर वॉल्यूम डिलीवर हो रहा है 40, जो भी डिजीज थी आपने अभी आपने स्टार्ट किया, अब पल्मोनरी साथ आपने मेडिकेशन शुरू की, पल्मोनरी एडिमा उसका बेहतर भी होना शुरू हुआ, तो अब आपका जो प्रेशर आपने जो सेट किया हुआ था वही प्रेशर अब टाइडल वॉल्यूम ज्यादा देने की कोशिश करेगा, क्योंकि लंग्स का कंप्लायंस बढ़ गया है, या प्लूरल एफ्यूजन था वो रिजॉल्व हो रहा है, या पल्मोनरी एडिमा था वो रिजॉल्व हो रहा है, तो अब वही प्रेशर टाइडल वॉल्यूम ज्यादा डिलीवर करेगा। तो ये खतरा है ना वॉल्यूम ट्रॉमा का। जी सर। तो आप उसको कम करने का तरीका ये हमने वॉल्यूम गारंटी कर दिया है। वॉल्यूम गारंटी का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि 40 से ना ऊपर जाए वॉल्यूम, ना 40 से कम जाए। तो वो प्रेशर को आपने कि भाई आपने इंश्योर करना है कि जो वॉल्यूम है वो 40 से ऊपर भी ना जाए, 40 से नीचे भी ना जाए, तो फिर वॉल्यूम ट्रॉमा के चांसेस कम हो जाते राइट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। हैं। Any other question? बहुत अच्छे क्वेश्चन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम द क्वेश्चंस, मतलब इन्होंने स्टडी किया है। जी, किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो माइक अनम्यूट करे तो क्वेश्चन कर ले या मैसेज में टाइप कर दे। सर अभी तक वैसे किसी का नहीं आया, प्रेजेंटेशन शुरू करें सर। फॉर द पार्टिसिपेंट्स भी माशाल्लाह सिग्निफिकेंट हो गए। जी लेट्स प्रोसीड फॉर द अपने आप को म्यूट करता हूं। जी जी डॉक्टर स्मीना शुरू करें प्रेजेंटेशन। जल्दी करें। जी डॉक्टर स्मीना शुरू करें प्रेजेंटेशन। बस 1 मिनट, तैयबा आ जाओ फिर शुरू करेंगे, बस 1 मिनट। जी अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कर दे अभी इतनी देर। मॉड्यूल 1 के रिलेटेड किसी पार्टिसिपेंट का है तो। जी सर। ये जो क्वेश्चंस डॉक्टर साहब ने मोड्स के बारे में पूछा था ना, जी ये मोड्स की डिस्कशन हम अभी और मज़ीद डिटेल में करेंगे आगे जाके, कि इन मोड्स का तो हमने इंट्रोडक्शन सिर्फ दिया था। जी अब ये मोड्स जब हम अप्लाई करते हैं तो फिर वैल्यूज किस तरह से मूव करती हैं और किन मोड्स में हमारे टारगेट्स क्या हैं, ये हमने डिस्कशन इसके ऊपर पूरी करनी है अभी नेक्स्ट आगे जाके मॉड्यूल में। ये मोड्स ऑपरेट कैसे होते हैं, बेसिकली तो इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम दिया था ना कि ये मोड्स हैं, ये कैसे कैसे, लेकिन क्या हम एक मोड सेट करते हैं और उस मोड से हम जो टारगेट्स अचीव करते हैं वो कैसे करते हैं, और फिर वो किस तरीके से हम इंश्योर करते हैं अलार्म्स वगैरह के साथ, ये हम हमारी डिस्कशन में आगे आएगा बहुत। तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मजीद अभी फोकस करेंगे। ठीक है सर।
डॉक्टर बकार कब जी शुरू करें फिर? जी बता रेडी है दें फिर। कब शुरू करें? तो शुरू करें? जी सर, जी डॉक्टर समीना शुरू करें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Samina Batul, working as Senior Registrar in Pediatrics Department. As participant of this session, they already know that our respected sir, Dr. Mudassir Hussain, has started a series of lectures, modular system, for basic understanding, interpretation, and management of the ventilation, which is the need of ours at this point of time. So I was given the task to give the basic knowledge and interpretation of ABGs. So we are going to discuss the knowledge, interpretation, and implementation of this ABG's interpretation in mechanical ventilation. Next, Dr. Bakar. The objective of this lecture, of this brief presentation, is to give a basic introduction, a brief basic introduction, and this introduction is basically for our new house officers and newly inducted PGRs, because the seniors, they know all this stuff very well. Then after the brief introduction, there is a stepwise approach to interpretation of the arterial blood gases. Then we try to implement this ABG's knowledge in practical mechanical ventilation. And then at the end, there would be 1 or 2 clinical scenarios. As we all know, the basic definition of acidosis and alkalosis. So acidosis is basically the process by which the body is gaining the hydrogen ion or losing the bicarb, and exact opposite of that is alkalosis, by which process the body loses hydrogen ion and gain the bicarb. If these changes are adequate enough to change the pH of the body, then the terminology changes, and there comes the term of acidemia when the pH is less than 7.35, and alkalemia when the pH increase is more than 7.45. So what is the benefit of going through all this stuff and to be this eager to understand the interpretation of ABGs? There are multiple benefits of it. First of all, it documents the respiratory failure and assess in the clinical management and timely intervention. It helps in monitoring patients on ventilator, and it helps in assisting in weaning. This is our main concern, and we are very much eager to learn about these things. The third benefit is to assess the acid-base imbalances in critically ill patients, especially in the ICU management, and to assess the response to therapeutic interventions and mechanical ventilation. So these are few of the benefits of applications of ABGs, and to have the basic knowledge about this. डॉक्टर बकार previous slide पे जाइएगा. So this is a question to all the participants, whoever wants to answer. What are the common sites for taking the ABG sample, and what are the prerequisites for taking ABG sample? On daily basis, we tend to collect the samples, especially the house officers and junior residents. So what are the prerequisites for taking the ABG sample, and what are the common sites for that? जी सारे पार्टिसिपेंट अपना माइक अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं। कोई भी। अच्छा डॉक्टर का आप कुछ बता दें, आप भी हमारे लिए रेजिडेंट हैं।
मैम इसमें आर्टीरियल सैंपल हमने लेना होता है, मोस्टली हम रेडियल आर्टरी से लेते हैं, और इसके अलावा अगर उसे आप मोरल से ले सकते हैं, आर्टीरियल सैंपल हमें रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, देखिए से भी ले सकते हैं। ठीक है जी, और फेमरल से हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें, लेकिन आउट ऑफ डेस्परेशन वी कैन टेक फ्रॉम देयर एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट कर दीजिए। As we know that there are some technical errors due to which there is massive and dramatic changes in the values of the ABG samples and ABG values. The prerequisites which I was trying to ask you people was ideally it should be pre-happenized. The ABG syringe should be pre-happenized, but there is a specific amount of heparin which needs to be introduced in that syringe, and that before introduction of the syringe into the skin, that heparin should be flushed out and syringe should be emptied. And the volume of heparin, it should not be more than 0.5 ml. If there is excessive heparinization, there would come the dilutional effect, which will result in falsely low bicarb and falsely low PCO2. So this would change the results of the ABGs, and it can give the false impression about that. And we can go up to the wrong management of the patient. So if there is alteration with the size of the syringe, or there is decreased volume of the sample, again the results can be altered. So here is the tip that syringe must be filled up to the 50% of the blood. Whichever syringe you are trying to take, it must be filled with the blood for more than 50%. And you should use the small volume syringe like 3 ml or even less than that. Air bubbles, as we know, the basic knowledge, basic understanding that when there is introduction of air bubbles in the ABG sample, then PO2 can be falsely high and PCO2 can be falsely low. So again, the wrong impression, and it can lead us to the wrong management of the patient. Dr. Akar, next कर दें. So normal values of the arterial blood of the values. The normal pH is supposed to be between 7.35 to 7.45. The bicarb should be between 20 to 28 MEq per liter, and the PCO2 it should be between 35 to 45. And these are the standard values, and have been taken from the Nelson, which is our standard textbook. These slides are very important. From here on, the important slides have been started, which are equally important to the house officers as well as the residents, which are managing the ventilated patients. So there is basically a three-step approach for interpretation of ABGs. First of all, you need to decide whether this is acidemia or alkalemia. As we have previously discussed, that the process is acidosis or alkalosis, but the resultant change in the pH would be called acidemia or alkalemia. So first of all, need to decide it. The pH is less than 7.35. This is acidemia. If the pH is more than 7.45, this is alkalemia. That brings us to the next step, which is the primary pathophysiology for this acidemia or alkalemia. Whether this is respiratory pathology or whether this is metabolic pathology. If it is respiratory pathology, then obviously the bicarb PCO2 would be increased, and if it is metabolic pathology, then bicarb should be decreased as per the acidemia is concerned. Then comes the third step, which is a bit confusing for some of us because it deals with
whether this is a simple acid-base disorder or this is a mixed acid-base disorder. For simple acid-base disorder, there are formulas which I'm going to discuss in the next slide. If there is metabolic acidosis, what is the normal response to metabolic acidosis, Dr. Taiba? Then it is a simple disorder. The normal response is the lungs try to compensate it by causing hyperventilation and by trying to wash out the CO2 as much as he can, as much as is possible for the lungs. If they are competent, if there is no underlying lung pathology. Then for metabolic acidosis, the expected PCO2, if it is in the adequate range, if it is in the expected range, this is called simple metabolic acidosis. This is a simple primary acid-base disorder. But if the PCO2 is unexpected, it's not in the expected ranges, it is low, then it is a mixed disorder, and that too, it is a metabolic acidosis and respiratory alkalosis. We should not be worried about it. In next slide, I'm going to discuss all the formulas for adequate compensation and for deciding whether this is simple acid-base disorder or it is a mixed acid-base disorder. If there is high PCO2, for primary metabolic acidosis, PCO2 should be low. But if it is high PCO2, then it is a metabolic. Again, it is a mixed disorder, but this time it will be called mixed metabolic acidosis and respiratory acidosis. Same goes for the increased PCO2. If there is increased PCO2, definitely it is a respiratory acidosis. And for respiratory acidosis, the normal response is body try to reserve the bicarbonate, and kidneys try to reserve the bicarbonate. If the bicarbonate value is in the expected range, it is a simple acid-base disorder. It is a simple respiratory acidosis. But if the bicarbonate is unexpectedly low, then this is a mixed disorder, and that too is a respiratory acidosis with metabolic acidosis. And if the bicarb is inappropriately high than expected for the compensation of the respiratory acidosis, then again this is a mixed disorder, and this time it is called respiratory acidosis and metabolic alkalosis. We don't need to go into the alkalemia side. The basic principle is same, that if there is, first of all, the three principles. First of all, whether this is acidemia or alkalemia. Second step need to be decided whether this is primary metabolic component or respiratory component. What is the reason for this acidemia or alkalemia? And third step, whether this is a simple acid-base disorder or it is a mixed acid-base disorder. So we need to be, worrying about this slide very much, and we need to understand this very well. Next, Dr. These are the formulas. This is a very important slide. These are the formulas which gives our knowledge about. It gives a knowledge about the appropriate compensation for the metabolic acidosis and alkalosis. For metabolic acidosis, there is a formula for appropriate PCO2 levels. As we have previously discussed, this is a simple acid-base disorder. It is a mixed acid-base disorder. If there is metabolic acidosis, then PCO2, for appropriate calculation of PCO2, there is a formula which is 1.5 into bicarb plus SAT plus minus 2. I'll discuss in the clinical scenario by putting a practical example to it. So there is a metabolic acidosis, then the PCO2 should be in the ranges which are to be achieved by this formula. PCO2 is equal to 1.5 into bicarb plus SAT plus minus 2. And for metabolic alkalosis, PCO2 increases by 7 millimeter of mercury for each MEQ increase in the serum bicarb. डॉक्टर वकार आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है डॉक्टर साहब, प्रीवियस स्लाइड पे जाइएगा प्लीज।
ये जो फार्मूलाज हैं इनको हमें थोड़ा सा मेमोराइज करने में टाइम लग सकता है, हम एक फ्लो चार्ट सा बना के इनको रख सकते हैं ताकि हमें याद रहे। और ये याद रखना जो है वो जाहिर है इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रैक्टिकल मैनेजमेंट और इंटरप्रिटेशन के लिए, लेकिन अगर हमें भूल भी जाएंगे तो हम रिटन फॉर्म में रखें तो ये एडिक्वेट है। उसके बाद अगर हम आते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, फॉर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस द नॉर्मल रिस्पॉन्स is the PCO2 increased by 7 millimeter of mercury for each 10 MEQ increase in the serum bicarb. If the ranges of PCO2 are in this range, then this is a simple acid-base disorder. But if it is go either way, whether the PCO2 is increased, inappropriately increased, or this is inappropriately decreased, then this is a mixed acid-base disorder. Now comes the respiratory acidosis. If there is respiratory acidosis, there are two components. There are two types, whether this is acute or chronic. If it is an acute respiratory acidosis, then bicarb is supposed to be increased by 1 for each 10 milliliter mercury increase in the PCO2. For acute respiratory acidosis, bicarb increases by 1 for each 10 millimeter of mercury increase in the PCO2. And for chronic respiratory acidosis, bicarb increases by 3.5 for each 10 millimeter of mercury increase in the PCO2. Let's say the child, a 1-year-old child who had bronchopulmonary dysplasia, which is a chronic lung disease, and he is having breathing difficulty. He came to the hospital and his ABGs showed respiratory acidosis with PCO2 of 70. So what should be the ideal bicarb for this ABGs to be interpreted as a simple respiratory acidosis? What should be the ideal value for that? With a PCO2 of 70 and underlying chronic lung disease. डॉक्टर वकार इस वाले फॉर्मूला को कैलकुलेट करें। हर 10 के लिए 3.5 बढ़ेगा, ठीक है जी। नॉर्मल अपर लिमिट जो है वो 45 है, 45 से 55 10 हुआ, 55 से 65 जो है वो 20 हुआ, तो 3.5 के अकॉर्डिंगली कितनी रेंज आनी चाहिए थी? ऑलमोस्ट हमारा 7 तक बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो अगर हमारा 7 तक रेंज आ जाती है, बढ़ जाता है, 28 नॉर्मल है ना, तो लेट्स से ये आता 28 29 30 1 2 3 4 5, अगर ये 35 होता तो हम कहते दिस इज सिंपल रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद अप्रोप्रिएट कंपनसेशन। लेकिन अगर ये कम है तो या ज्यादा है तो ये फिर आपका मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर है। अगेन द रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस two types, acute होता है, chronic होता है respiratory alkalosis. For acute respiratory alkalosis, bicarb falls by 2 for each 10 milliliter mercury decrease in the PCO2, and for chronic purposes, for chronic respiratory alkalosis, it falls by 4 for each 10 millimeter mercury decrease in the PCO2. This can be a bit difficult, but we need to go through it again. आप लोग खुद इसको एक दफा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, और जब आप एक दो दफा इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका बिल्कुल आइडिया हो जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि आपने 3 स्टेप को फॉलो करना है, वेदर दिस इज एसिडीमिया अल्कलीमिया, सेकंड स्टेप प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, और थर्ड पे आपने ये डिसाइड करना है कि ये सिंपल एसिड बेस है या मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर है। नेक्स्ट कर देना डॉक्टर का। Here are some clues to the mixed acid base disorders. If there is presence of more than one acid base disorder simultaneously, then there can be normalization of pH with abnormal bicarb or PCO2. Try to remember one thing, that pH cannot be normal in case of simple acid base disorder. Normally pH is abnormal. Normally it is, on the alkalinic side or this acidemic side. But if there is a mixed acid base disorder, pH can be normal, but the big hint would be the abnormal bicarb or abnormal PCO2. This is the biggest clue to the underlying mixed acid base disorder. And remember that there are only two pathologies in which pH can be normal with underlying acid base disorder. One is mixed acid base disorder, and second is chronic respiratory alkalosis, in which you can get a normal pH despite having underlying
acid-base abnormalities. Next, then Dr. Bakar. Here comes the ventilatory part. What are the goals of mechanical ventilation? These are the normal values which need to be maintained as per the mechanical ventilation is concerned. PO2 should be between 50 to 70 millimeter of mercury. It should not be, we are not very keen to keep this PaO2 in hundreds or 120 or 150 and be happy about that. We are not happy about that. Because increased PO2, it can cause lung injury, it can cause bronchopulmonary dysplasia, eye damage, and you name it, it has it. There are multiple risk factors for increased PO2 in the body, especially the mechanically ventilated patients. The second is PaCO2. The PaCO2, it should be kept between 55 to 65 millimeter of mercury. What are the normal range? 35 to 45. What are we talking about here? 55 to 65. This is pretty high. So here comes the concept of permissive hypercarbia or permissive hypercapnia, as sir discussed in his previous lecture. So can anyone tell me about the basic knowledge or basic understanding of this permissive hypercarbia? What is that and what is the implementation of that? Anyone? डॉक्टर तनवीर है? डॉक्टर वकार आप बता दें, आप भी सर का लेक्चर पुराना अटेंड किया ना, सर ने बात की थी परमिसिव हाइपरकार्बिया की। तो क्या होता है परमिसिव हाइपरकार्बिया, क्या इम्प्लीमेंटेशन है उसकी? मैं भी इसका नहीं आइडिया मुझे। चलिए कोई बात नहीं, हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, मैंने लास्ट टाइम वैसे बताया था। ऐसा है कि हम CO2 बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें CO2 जो है वो वी आर इट्स एक्सेप्टेंस टू टॉलरेट दैट हाइपरकार्बिया। हमें लंग इंजरी नहीं चाहिए, हमें बेरोट्रामा नहीं चाहिए, हमें वॉल्यूम ट्रामा नहीं चाहिए, हमें नीमोथोरिक्स नहीं चाहिए, हमें एयर लीक्स नहीं चाहिए। तो बेबी के बच्चे के या जो भी एडल्ट पॉपुलेशन में भी ऐसा ही होता होगा, उनके लंग्स को बचाने के लिए वेंटिलेटरी रिलेटेड इंजरी या वेंटिलेटर इंड्यूस इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए हम हाइपरकार्बिया को वी आर रेडी टू टॉलरेट दैट। इसलिए क्योंकि PCO2 को अगर हम वॉश आउट करना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पिप बढ़ानी पड़ेगी। पिप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टाइडल वॉल्यूम। एज आई आंसर्ड द क्वेश्चन कि अगर टाइडल वॉल्यूम आप ज्यादा रखते हो तो आपका वॉल्यूम ट्रॉमा या बैरोट्रॉमा के चांसेस हैं, एयर लीक्स के, नीमोथोरिक्स के चांसेस हैं, हम वो रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर हमारी PaCO2 it's ranging between 55 to 65 in a mechanically ventilated patient, we are more than happy, and we do not need to aggressively manage that or increasing the rate or PIP or going into all that. The third step is pH. In mechanically ventilated patient, the pH should be between 7.20 to 7.35. अगर हमारी इस रेंज के अंदर pH आ रही है तो हम इस पे भी सेटिस्फाइड हैं। So these are the goal of mechanical ventilation, to keep the ABGs in these values, in these ranges. Next, Dr. Bakar. Two important steps. One, as per the ABG part is concerned, in a mechanically ventilated patient, the ABGs primarily deals with PCO2, PO2, bicarb, pH. These are the main values in this. So if there is decrease in oxygenation, if there is problem with the oxygenation, as we discussed, the PO2 is between 50 to 70. Let's say it's 30, 35. Then this oxygenation, this hypoxemia, it can be corrected by increasing the FiO2. Simple is that. FiO2 को आप बढ़ा दें, fraction of inspired oxygen, तो आपकी PO2 would be increased. Or we can increase it by increasing mean airway pressure, which is directly related to PIP, peak inspiratory pressure, peak expiratory end pressure, and by changing inspiratory expiratory ratio. So these values are directly related to the mean airway pressure, by which we can increase the oxygenation of the patient.
So by increasing PIP, by increasing P, and by changing the IE ratio. And try to remember one thing, that IE ratio, inspiratory expiratory ratio, is changing that is very dangerous, and it has its own consequences, because it deals with the again it deals with the tidal volume. Inspiratory time would be increased, then there would be resultant hypercarbia as well, so it has its consequences. So first of all, try to change the FiO2, RPIP and PEEP, and then if there is no improvement by doing that, then we need to switch to the inspiratory expiratory time. We need to manipulate that. And there is a one a term, inverse relation, yeah, inverse ratio ventilation. There are some conditions in which you go for the IRV, which is the inverse relation ventilation. Normally, we talk about the inspiratory expiratory ratio, which is 1 to 2, 1.2, which is called as, which is speak as 1 to 2 ratio होती है normal. तो कुछ conditions हैं जिसके अंदर आपको इसको inverse करना पड़ता है, और कुछ कंडीशन जैसे जैसे एजमेटिक पेशेंट्स जो हैं उसके अंदर आपको जो है वो टाइम जरा बढ़ाना पड़ता है, प्रेशर्स उनके ऊपर डालने पड़ते हैं, तो इसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन वेंटिलेशन। और नॉर्मली जो है वो हमारी 1 to 2 रेशो ही होती है सब पॉपुलेशन के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं कि CO2 को कैसे एलिमिनेट किया जाए। अगर CO2 ज्यादा आ जाती है, or don't forget the normal ranges in a mechanical ventilated patient is up to 65, and some books say 70. So if it is more than 65 or 70, then we need to intervene. और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम PIP बढ़ाएंगे। Remember, PIP is inversely proportional to the PCO2. अगर हमने PCO2 कम करनी है तो हमें PIP बढ़ानी है, और अगर हमें PCO2 इंक्रीज करनी है तो हमें PIP कम करनी है। और सेकंड, एज वेल अंडरस्टूड, सबको पता है कि रेट को, रेस्पिरेटरी रेट को हम बढ़ा सकते हैं और या कम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द CO2 वैल्यूज अकॉर्डिंगली। तो CO2 को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास दो स्टेप्स हैं, या तो हम PIP को बढ़ाएंगे या हम रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट कर दें। एक छोटा सा सिनेरियो हम डिस्कस कर लेते हैं और जो हमारी मेटाबॉलिक एसिडिटी है वो थोड़ा सा कवर हो जाएगा। A 9-month-old boy presented with complaining of loose stools, vomiting for 5 days. 5 दिन से लूज स्टूल एंड वॉमिटिंग है, but जी डॉक्टर मीना, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, काइंडली माइक चेक कीजिएगा। बाकी पार्टिसिपेंट इतनी देर ये सिनेरियो पढ़ रहे हैं, उनकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है। चले इसको आप टेकअप करें वकार। शी हैज गिवन अ सिनेरियो एंड शी माइट बी आस्किंग a question. सॉरी, आ रही है? जी जी अभी ठीक है मैम, आ रही है अभी। तो जो उसके रिजल्ट्स हैं, pH was 7.12, PCO2 of 20, PO2 of 88 and BICA was 10। इस पे आप जो 3 स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं वो इंप्लीमेंट करें और मुझे बताएं कि दिस इज सिंपल एसिड बेस डिसऑर्डर और इट इज अ मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर। प्लीज इंप्लीमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिसाइड दिस इज एसिडीमिया, pH is less than 7.35, so for sure this is acidemia. The second step, whether this is metabolic component or respiratory component. So what is your opinion about this? Bicarb is 10, PCO2 is 20, so metabolic component is very heightened, very prominent. So this is a metabolic acidemia. That brings us to third step. Third step was to decide whether this is simple acid base or mixed acid base. And in the previous slide, we have given a formula. We were trying to remember that. अगर आप लोगों को याद हो तो for metabolic acidosis, for appropriate
compensation, आपका जो PCO2 है that should be of 1.5 into bicarb plus 8 plus minus 2. bicarb कितना है 10, 1.5 into 10 किया तो कितना roughly 15 हो गया, plus 8 किया तो कितना हो गया 23 राइट. अब इसमें से आपने इसका प्लस माइनस 2 आता है, ठीक है. अगर आप 23 में 2 ऐड करते हो दैट्स 25, और अगर आप 23 में से 2 माइनस करते हो तो दैट्स 21. तो नॉर्मल इसकी जो वैल्यू है PCO2 की ये होनी चाहिए बिटवीन 21 to 25. यहाँ कितनी है वैल्यू पेशेंट की? हमारे पेशेंट की वैल्यू है 20. इसका क्या मतलब हुआ कि ये मिक्स डिसऑर्डर है, ये सिंपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर नहीं है, ये सिंपल मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं है. तो दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद respiratory alkalosis. PCO2 was supposed to be between 21 and 25. आपका PCO2 is 20. So this is a mixed acid base disorder and this is a metabolic acidosis with respiratory alkalosis. ये थोड़ा समझ आया है डॉक्टर वकार? क्लियर हुआ है ये आपको आइडिया कॉन्सेप्ट? जी मैम, इसमें बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ये PCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 to 45 है या 20 to 44. तो ये इसमें हम वो HCO3 बाइकार्ब की वैल्यू नहीं ले रहे 22 to 26 तक? जी अच्छा, आइडिया ये है कि आपने देखिए अगर हम PCO2 20 लिखें तो हम इतने परेशान नहीं हो. हम कहें अगर पुरानी नॉलेज हो तो हम कहें कि ये कंपनसेट कर रहा है, वॉश आउट कर रहा है CO2 इसलिए. लेकिन हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये अप्रोप्रिएट वॉशिंग है PCO2 की, जो एक्सपेक्टेड रेंज के अंदर PCO2 होना चाहिए था. अगर ये उससे कम है तो दिस इज मिक्स्ड डिसऑर्डर विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. कि PCO2 एक्सपेक्टेड से कम है तो अल्कलोसिस हो गया. अगर ये यही PCO2 जो है वो 30 होता तो 30 नॉर्मल है PCO2, लेकिन गिवन बाइकार्ब के लिए इसकी वैल्यू नॉर्मल नहीं है, इसकी जो अप्रोप्रिएट कंपनसेशन है वो ठीक नहीं है. तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. और चूंकि PCO2 ज्यादा है, रेस्पिरेटरी जो पार्ट है वो अभी चल रहा है, वो कंपनसेशन हो रही है, एडिक्वेट कंपनसेशन नहीं है, तो ये मिक्स डिसऑर्डर है with metabolic acidosis and respiratory acidosis as well. ठीक है जी, ये बेसिकली आपकी जो मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर्स हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. जी ठीक है मैम, ओके हो गया. जी नेक्स्ट करिएगा. ये एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है जी. 20 दिन का बेबी है, इमरजेंसी में आया है. कंप्लेंट उसकी ये थी कि रिलक्टेंट टू फीड था, breathing difficulty है and fever for 2 days. 20 days old neonate landing in emergency with reluctant to feed, breathing difficulty and fever. Examination revealed a lethargic baby with obvious signs of respiratory distress. Septic workup was sent and he was put on empirical antibiotic therapy according to the cultural sensitivity of the local neonatal ICU. Meanwhile, ABGs received, which are shown below. pH is 7.15, pH is 7.15, PCO2 is 65, PO2 is 71 and bicarb is 26. तैयबा आप हैं जी? तैयबा बताइएगा इस एबीजी की इंटरप्रिटेशन बताएं. जी मैडम, ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल while looking at the pH, the pH is 7.15 means it is acidemia. Our first step is we have identified that the patient is in acidemia. While considering the step that we have to identify the system which is causing this acidosis. For this, we will look on the two parameters PCO2 and bicarb one by one. First, PCO2. Regarding the normal reference stage, it is more than 45 to 45 above that range. So yes, hypercarbia can cause acidosis. So when we consider the next parameter, that is bicarb, normal range is 20 to 28. It seems to be within normal range, so it cannot cause acidosis. So the patient
the second step is completed, that is patient is having respiratory acidosis. ठीक है. The third step, that we have to look for the other system which is compensating, that it is doing the expected compensation, is doing below expected compensation or above expected compensation. For this, we would refer back to our formulas of metabolic acidosis. That is every 10 centimeter rise in CO2. Respiratory acidosis. Respiratory acidosis, yes. Regarding the respiratory acidosis, we will categorize according to the history of the child, that is of acute onset or it is of chronic onset. As the parameters for acute and chronic respiratory acidosis, and that is for rising would raise the bicarb by 1. For acute compensation, the bicarb would raise for 1 for every 10 millimeter mercury increase in the PCO2. So here is PCO2 increased to 20. Exactly. Above 45, it is 22. अच्छा, ये था. So this is 26. So this is appropriate compensation or inappropriate compensation? When we consider the range of the normal bicarb, that is 20 to 28, so It should have been seems to be with should have been 30. मतलब upper range से कुछ ज़्यादा होना चाहिए था ना? It should have been 30. अब ये 30 से कम है. So this is Mixed acid-base disorder, that is both respiratory as well as metabolic acidosis. ठीक, ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. डॉक्टर उकार नेक्स्ट करिएगा. यही पेशेंट, इसकी कंडीशन जो है वो फर्दर डिटोरिएट कर गई, and he developed septic shock and he was showing the signs of imminent respiratory failure. Then he was by anticipating the respiratory failure, he was electively intubated and was shifted to mechanical ventilation with the following settings. The mode which was opted was pressure controlled synchronized intermittent mandatory ventilation. FiO2 was capped at 60%. The ratio of PIP over peak was 18/4. The peak inspiratory pressure was 18 and peak was 4. Respiratory rate was 50 breaths per minute and IE ratio was 1:2. These are the standard ventilatory protocols settings. The subsequent ABGs showed pH of 7, PCO2 of 82, PO2 of 42, and bicarb of 23. So what does these ABGs show? Okay, again, we are reviewing the steps 1, 2, and 3. And next time, I would like that some of our respective juniors, some house officers must come forward and solve the scenario as well. Regarding step 1, the pH is 7.0, it means acidosis. Our step 1 is completed. Step 2, we will identify the primary system which is causing the acidosis. PCO2 is 82, which is markedly above the reference range, that is 35 to 45. So yes, hypercarbia can cause acidosis. When we look at the other parameter, that is bicarb, considering our normal reference range, that is 20 to 28, so is below, is in somewhat low normal range. So here, below normal range, bicarb cannot cause the pH to drop to 7.0. So our second step, that is the primary affected system, is respiratory. So it is respiratory acidosis. Then we will check for the compensation what the metabolic system is doing. We will check for the bicarb. For this, we go back to our the formulas, that is every 10 millimeter mercury rise in CO2 should increase the bicarb by 1 milliequivalent per liter. So considering above the upper ये 45 upper limit अगर हम लें तो at least ये हमारा 30 more than 30 right here है. At least है milliequivalent rise should be there in the bicarb.
that is considering the upper range 28, it should be 31. Bicarb should be 31, but it is 23. So there is metabolic acidosis as well. So it is a mixed acid-base disorder. There is both respiratory as well as metabolic acidosis. तो सरकार अब मुझे PO2 के बारे में बताइएगा। ये तो उन्होंने बता दी जो हमने अभी तक डिस्कशन की है। PO2 इज नॉर्मल। मैम इसमें ये मैकेनिकल वेंटिलेटेड पेशेंट है, इसमें हम 70 तक जैसे आपने बताया कि हम नॉर्मल ले सकते हैं, लेकिन ये अब नॉर्मल है, मैकेनिकली वेंटिलेटेड पे भी अब नॉर्मल है। एग्जैक्टली तो नॉर्मल जो रेंजेस हैं हमारी 50 to 70 हैं जो एक्सेप्टेबल है। 42 इज बिट लो, मार्केटली लो, तो दिस इज हाइपोक्सीमिया एज वेल। हाइपरकार्बिया और वो डोसेज तो हमने कर ली, लेकिन दिस इज हाइपोक्सीमिया एज वेल। जो 82 आ रहा है अब हम इसको कंसीडर करें परमिसिव हाइपरकैपनिया, हम इसको रूम दे दें, चलने दें ऐसे, या कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ेगी? देखिए हम इसकी पीप पहले इनहेंस करेंगे या पीप इनहेंस करेंगे, ऑक्सीजन टाइडल वॉल्यूम इनहेंस करने के लिए 18 को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे और PCO2 बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? क्या पैरामीटर्स चेंज करने हैं आपने? ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए हम PIP इंक्रीज कर सकते हैं, पीप इंक्रीज कर सकते हैं और इसका रेट कम कर सकते हैं, उससे CO2 भी कम हो जाएगा। नहीं, रेट इंक्रीज करेंगे जिससे CO2 ज्यादा हो। हाँ, तो हमने डिस्कस किया था कि PO2 बढ़ाने के लिए हमें या तो हम FiO2 बढ़ा दें जी, या हम पीप बढ़ा दें या हम पीप बढ़ा दें या हम IE रेशो चेंज कर दें, इंस्पिरेटरी टाइम उसमें से ज्यादा कर दें। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स छेड़ने से हमारी जो PO2 है वो ठीक हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हाइपोक्सीमिया सेटल हो जाएगा। व्हाट अबाउट PCO2? जो अपर लिमिट थी परमिसिव हाइपरकार्बिया के लिए दैट वाज 70, मैक्सिमम 70, तो यहाँ पे आपकी 82 आ गई है, तो ये तो हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इसके बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सेबेडीमा हो सकता है, इसका जो है मायोकार्डियल डिप्रेशन हो सकती है, इसी से एसिडीमिया को अगर हमने ऐसे ही चलने दिया, कैटाकोलामाइंस की रेजिस्टेंस आ जाती है आपके मायोकार्डियम को, हाइपोटेंशन शॉक रिफ्रैक्टरी हो सकता है, एरिथमियास चल सकते हैं, तो इसके बहुत जो है देयर आर हिल लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज फॉर दिस। तो आप इसको यू कैन नॉट लेट गो दीज सेटिंग्स एंड दीज वैल्यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैम इसमें पीप भी इसके लिए मुझे ये बताइएगा कि के लिए क्या करेंगे? उस अगर हम पीप इंक्रीज करेंगे उससे भी ये थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, CO2 कम होगी, और अगर रेट हम कम करेंगे तो उससे भी ये वॉश आउट, रेट हमें ज्यादा करना पड़ेगा वॉश आउट करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो मुझे ये बताइएगा कि दोनों ऑप्शंस में से आप पहले किसको अवेल करना चाहेंगे? पहले पीप बढ़ाएंगे या रेट बढ़ाएंगे? पहले पीप बढ़ाएंगे क्योंकि उससे PO2 भी इम्प्रूव होगी और ये भी CO2 भी थोड़ी नीचे आ सकती है, दोनों काम हो सकते हैं। जी ठीक है, यहाँ पे हमारा पीप बढ़ाने के जो है ना वो 2 फायदे हैं। एक तो ये कि आपका हाइपोक्सीमिया सेटल होगा, अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा, और आपका जो हाइपरकार्डिया है वो भी सेटल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सिनेरियो ना हो, सिंपल आपके पास PCO2 की डिटेंशन आ रही है, हाइपरकार्डिया जा रहा है, तो उसके अंदर आपको पहले रेट बढ़ाना चाहिए, पहले पीप नहीं छेड़नी चाहिए। रीजन बीइंग अगेन वॉल्यूम ट्रॉमा, वायरल ट्रॉमा। पीप बढ़ाएंगे तो टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेंटिलेटर रिलेटेड लंग इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो अगर आप सिंपल रेट बढ़ाने से चीज अचीव कर रहे हैं तो आपको एट एक्सपेंस ऑफ लंग डैमेज आपको पिप नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसके अंदर पिप के दोनों फायदे हैं, इसलिए हम पिप बढ़ाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा डॉक्टर। दैट्स ऑल, ये हमारी एक छोटी सी ब्रीफ प्रेजेंटेशन थी जी। और टेक होम मैसेज यही है कि ऑलवेज ट्राई टू टेक हिस्ट्री, प्रॉपर एग्जामिनेशन, देन यू नीड टू टेक इन अकाउंट द ABGs वैल्यूज। सिंपल ABGs के ऊपर आपने पेशेंट को ट्रीट नहीं करना। जो दोनों हमने क्लिनिकल सिनेरियोज लिए हैं इसमें हमें बहुत हेल्प मिली है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज है, क्रॉनिक है, अंडरलाइन प्रोसेस क्या चल रहा है, मिक्स्ड है, सिंपल है, इसलिए हेल्प मिली है कि हमें हिस्ट्री जो है वो बताई गई है, थोड़ा एग्जामिनेशन हमें बताया गया है, एलैबोरेट किया गया है, सिंपल ABG वैल्यूज दी गई है। तो ट्राई टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द ABG। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू मैडम। अभी हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं जी। सबके माइक अनम्यूट हैं, वो कोई भी पार्टिसिपेंट अनम्यूट करके या
टाइपिंग करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा मैम, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हम पेशेंट ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसमें एक दम ही एक हारीफाइंग एबीजीज फाइंडिंग आ जाती है, मतलब वो पेशेंट से कोरिलेट नहीं कर रही होती, मतलब उसमें एसिडोसिस सीवियर किस्म की, बाइकार्बोनेट और ये सारी वैल्यूज भी रेंज आती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमें वेट करना चाहिए या रिपीट करवानी चाहिए एबीजीज, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए, या उसी एबीजीज को हमें कंसिडर करना चाहिए? अच्छा, अगेन डॉक्टर साहब वही वाली बात है जो हमने एंड पे एक मैसेज दिया है कि आपकी अगर पेशेंट की कंडीशन मैच नहीं कर दी है एबीजी वैल्यूज के साथ, तो आपने बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं होना, बहुत अग्रेसिवली मैनेज करने की कोशिश नहीं करनी, बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन की फैटिग। जी अभी आपकी मैम आपकी आवाज़ से डिस्कनेक्ट हो गई है। वकार, मेरा ख्याल है कि if there is your question is about the errors in the interpretation and errors in the sampling. So we can discuss separately what are the errors and what are the problems with the ABG sampling and technique. I think Dr. Samina has highlighted how to interpret ABGs. There are 3 steps of ABGs. So this is understood to everyone. And now, if you want to fine tune your ventilation, there are 2 goals of ventilation: oxygenation and ventilation. So for oxygenation, the parameters are FiO2 and the other parameter is mean airway pressure. And for ventilation, the parameters are PIP and the other parameter is rate. So these are the two things which we have to ensure during ventilation. So interpretation of ABGs is compulsory if you want to learn ventilation. Otherwise, if there is any problem with the interpretation of ABGs, no one can understand what is going on with the ventilation. So I think we should conclude here because the people are now gradually leaving, and I will take this opportunity to just give my final conclusive remarks and opinion that this presentation was very comprehensive. It was very well communicated, and it was brief as well as concise. So I request all the participants to come prepared with this presentation, because tomorrow we will have another session in which we will demonstrate how the machine actually work. So after doing these 3 basic sessions, we will go into the practical discussion of the ventilation, in which there will be more of interaction rather than lectures. So we will bring practical case scenarios one by one, and we will go through the whole ventilation process. So if someone is not well versed with the ABGs, then he can run with this course. So everyone, whatever is happening, we should either listen to the recorded lecture, or if you have queries, any specific participant has a query, they can put a question in the group, so that the question is resolved actually before the next presentation. And I request all participation and to participate actively. And this should be a sort of dialogue, not a one-way communication. And Dr. Samina tried to involve participants multiple times, and but the interest of the participants may be due to problem with the use of this medium. There may be problem, but they can just write down the questions, and during the presentation they can write down question, because there will be memory in this system software. So we can, in the end of the presentation, we can see those questions and then can answer in a more summarized way. So please do not hesitate to ask questions, and because this is just a practical training, this is not a lecture that will finish and we will go home. The people who are using ventilator, they will remain with us, remain connected. They can bring about their own cases or for discussion. Even during this course, anyone can bring a patient who is managing a case, and patient is on ventilator, or who is coming across any ABGs for interpretation. This is a forum where we will be
having an active discussion. So I thank Dr. Samina for a wonderful and congratulate her that she has become so mature, and I really liked the presentation and enjoyed the presentation. It was so attractive and it was so well prepared and delivered. So thank you very much. I request Dr. Samina to please show the more simplified ways of showing the compensatory mechanisms, like if a PCO2 increase by 10, then how much bicarb will fall. If PCO2 increase by decrease by 10, by simple calculation, make a simple handmade diagram and share on the group so that the people can have a quick interpretation, and they do not have to go to the calculations. So they simply add or multiply and then get the answer. So to about the third step especially. So thank you very much, Dr. Waqar and Dr. Taiba, organizer. ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मुझे आपने कहा कि मैं प्रेजेंटेशन दूं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी है, और ये आप ही की सर सिखाई हुई चीजें हैं, ये आप ही की हम पे जो है मेहनत है, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंटेशन स्किल जो है थोड़ी बेहतर हो गई। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। Tomorrow we will have a very important session, Dr. Waqar. Tomorrow's session is very important because in that we will actually come to the device and come to the patient, how the connections are made, how we troubleshoot the ventilator, and we will come to know that. I will request the people who have not yet gone to the ventilator, they at least visit to the department and at least have a look on the ventilator, how it look like, how it's connected, so that they have some knowledge before coming to this session tomorrow. So thank you so much all the participants on behalf of this group. एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी ये वीडियो सारी YouTube पे अपलोड हो रही हैं, कोई क्वेश्चन किसी का हो वो YouTube पे भी कर सकता है वीडियो लेक्चर देखने के बाद। So बस मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इस ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमने उनको सर्टिफाई करना है, और हम उनको सर्टिफाई इस तरह से करेंगे कि वो उनको चीजें सारी पता हो। हम जैसे AHA का स्कोर होता है ना कि 75% आपने अचीव करना है, तो हम इंशाल्लाह आपको लेके जाएंगे। कोई क्वेश्चन क्वेरीज पहले हैं आप जरूर पूछें, डिस्कस करें, इस ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दें, अपने किसी भी जो हमारे वर्कशॉप के जो प्रेजेंटिंग मेंबर्स हैं उनको आप क्वेश्चन करके आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आइडिया ये है कि हम इस वेंटिलेशन को इतना सिंप्लीफाई कर दें, इतना इजी कर दें, और इसकी जो इंटरप्रिटेशन है ये अपने जूनियर्स को इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें ताकि जो है ये वेंटिलेशन सही प्रिंसिपल पे चले। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, और डॉक्टर समीना बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू।